हेलो विद्यार्थियों, तो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं पार्ट 1 का केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो चलते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, आज बताना चाहते हैं कि ये जो कॉपी है, जो हस्तलिखित नोट्स आप देख रहे हैं, यह एक टॉपर का कॉपी है। जो टॉपर कॉपी है, और ये टॉपर वाले शुरू से ही अपने आप को टॉपर साबित करते हैं, क्योंकि उसने जो है वो 9 क्लास में 500 में 490 नंबर ला चुके हैं। तो देखिए, भले ही इसका राइटिंग थोड़ा ख़राब हो, पर इसने राइटिंग अब सुधारने की कोशिश किए हैं, है ना। तो मैंने ये जो नोट्स जो है वो गांव से मंगाया था। एक गांव का एक लड़का था जो 500 में 490 नंबर लाया था। मैंने उसी का कॉपी लिए हैं और ये नोट्स आप लोगों को दे रहे हैं कि देखिए टॉपर्स वाले जो हैं वो कैसे शुरू से ही 9 क्लास से ही अपना मेहनत को बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी करते हैं। तो चलते हैं विद्यार्थियों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लास 9 में जो है 500 में 490 लाने वाले बच्चे का नोट्स कॉपी कैसा होता है और वो कैसे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है पदार्थ, है ना। पदार्थ किसे कहते हैं? तो लिखा है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, है ना। और पढ़ाने से पहले भी कहना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप भी 9 क्लास में हैं तो ये नोट्स को अच्छा से बना ले। इस नोट्स को बनाने के बाद आप देखिएगा, जो भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मारिएगा वो 100 में 100% जो है वो सारे क्वेश्चन आपको लड़ेंगे और ज़रूर आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये नोट्स को अच्छा से बना ले और इसे खूब अच्छा से याद करें, ठीक है। तो चलते शुरू करते। पहला क्वेश्चन है पदार्थ किसे कहते हैं? तो लिखा है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो एवं जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कलम, किताब आदि। तो आप देख सकते हैं इसमें बता रहा है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है ना, जो स्थान घेरता है। जैसे ये कलम को, ये पेंसिल को रख देते हैं तो पेंसिल जो इतना दूर जगह जो छेक लेता है, तो ये स्थान घेर रहा है ना। इसमें क्या है, द्रव्यमान भी है और आयतन भी जगह छेक सकता है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं ना। शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि जो वस्तु स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंतरान्विक। अंतरान्विक बल क्या होता है ये समझेंगे। तो लिखा है क्या कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। यानी पदार्थ के कणों के बीच जो है वो आकर्षण बल पाया जाता है ना, जिसे अंतरान्विक आकर्षण बल कहते हैं। यानी अंतरान्विक आकर्षण बल एक बल होती है जो पदार्थों के कणों के बीच पाया जाता है ना। जैसे पेंसिल को देख सकते हैं, पेंसिल के बीच में भीतर भी जो है एक बल होती है, जिसके कारण ये पेंसिल जो अति कठोर है ना। तो ये अंतरान्विक आकर्षण बल के कारण ये पेंसिल अधिक कठोर है, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब अंतरान्विक बल है तो इसमें से कुछ नोट भी लिखाया गया है। नोट मतलब कुछ ध्यान देने वाली बातें जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में काफ़ी सहायता होता है और ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस नोट को भी ध्यान देखना है और याद कर लेना, ठीक है। तो कह रहा है कि ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है। यानी कहने मतलब कि ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, पूछता है कि कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस में आकर्षण बल जो होते हैं वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कौन सा बल पाया जाता है, तो अंतरान्विक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ठोस में आकर्षण बल अधिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट दूसरा देखा जाए। दूसरा में है कि द्रव में आकर्षण बल ठोस से कम होता है ना, जिससे पानी बहने लगता है। यानी कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि द्रव जो होता है, द्रव में आकर्षण बल जो है वो ठोस से कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि द्रव में जो है जो अंतरान्विक आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, ठोस से कम होता है ना। आप समझ गए कि अंतरान्विक आकर्षण बल का मतलब जैसे आपको बताना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये चौक को ही रखिए। ये चौक देख सकते हैं कि चौक जो है बहुत ही कठोर है। तो कठोर होने के कारण यही है कि इस चौक में जो है ये अंतरान्विक जो आकर्षण बल जो है ये अधिक पाया जाता है ना। अधिक पाए जाने के कारण जो चौक जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें अंतरान्विक आकर्षण बल अधिक होते हैं। जबकि द्रव की बात किया जाए, पानी की बात किया जाए, तो इसमें जो है अंतरान्विक आकर्षण बल जो होते हैं वो कम होते हैं। मतलब इसका अणु जो है बहुत ही कम होते हैं, मतलब दूर दूर तक होते हैं, फैल जाते हैं, जिसके कारण यह ठोस से कम होता है आकर्षण बल, ठीक है। उसके बाद नोट तीसरा देखा जाए। तीसरा में क्या लिखा हुआ है कि गैस का आकर्षण बल सबसे कम होता है जिसमें वो उड़ता है। यानी कहने का मतलब कि गैस में जो अंतरान्विक आकर्षण बल होते हैं वो गैस में क्या होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं। जिसके कारण आप देख ही सकते हैं कि जब गैस निकलती है, यानी जब धुआं निकलती है ना, जब धुआं निकलती है तो क्या होती है, चारों तरफ जो है वो फैल जाते हैं ना।
क्योंकि इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। कम होने के कारण बहुत ही कम होते हैं, यानी ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे थोड़ा कम होता है, और गैस में जो है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण गैस चारों तरफ फैल जाती है। तो किसके कारण फैलती है, तो हम कह सकते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण फैलती है ना। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ देखते हैं ये तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है। तीसरा नंबर नोट्स है पार्ट 1 का, ये रसायन शास्त्र है ना, रसायन शास्त्र यानी रसायन शास्त्र होगा। रसायन शास्त्र जो है वो किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र जो है वो किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ क्या, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण, रासायनिक अभिक्रिया, इसके दौरान कुछ हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं, है ना। रसायन शास्त्र का मतलब है प्यारे बच्चे कि जिसमें पदार्थों के संगठन, मतलब पदार्थ कैसे बना, कैसा उसका गुण है, क्या संरचना है, कैसे बना, इसी सब के बारे में जो है हम अध्ययन करते हैं, इसी को कहते हैं रसायन शास्त्र। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं चौक, ये चौक का जो है वो चौक कैसे बना, किन अणुओं से जुड़कर बना है ना, और इसका गुण क्या है ना, ये कठोर है, इसका गुण है ना कि कठोर होता है ना, इसमें द्रव्यमान होता है, इसमें आयतन होता है। तो जो इसमें हम संगठन, संरचना और गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को कहा जाता है रसायन शास्त्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आप देख सकते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट में क्या कि पदार्थों के कणों के बीच जो है, अब देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, स्टार्ट दिया हुआ, स्टार्ट का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा। लिखा हुआ है प्यारे बच्चे कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। हमेशा पूछता है कि पदार्थों के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो रिक्त स्थान पाया जाता है ना, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, लेकिन ठोस में जो रिक्त स्थान होते हैं वो बहुत ही कम होता है। इसलिए क्योंकि ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव में जो है रिक्त स्थान जो होते हैं वो ज़्यादा पाया जाता है। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, और गैस में तो रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण गैस चारों तरफ है ना हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो रिक्त स्थान समझ गए। रिक्त स्थान का मतलब पदार्थों के बीच खाली स्थान, जैसे कैसे ये चौक है, तो चौक के भीतर कौन सा खाली स्थान है, तो इसके भीतर तो खाली स्थान बहुत कम होगा, क्योंकि इसके अणु जो है आपस में बहुत ही नज़दीकी होते हैं और इसका आकर्षण बल अधिक होता है ना। रिक्त स्थान का मतलब आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए आपके सामने ये लाड़ है, ये देखिए कलम के भीतर जो रिक्त स्थान है, इसी को रिक्त स्थान कहा जाता है, ठीक है, जो ये भीतर रिक्त स्थान है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या है कि अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं, तो इसको भी ध्यान देंगे। अगर छोटे छोटे चीज़ को हम ध्यान नहीं देंगे, अच्छा से नहीं पढ़ेंगे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छा से तैयारी नहीं हो पाएगा, और आगे चलकर हमारा अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता। और कोई भी कंपटीशन में अगर एग्जाम में भी बैठेंगे, कोई भी हो कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब का, तो हम उस जॉब को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चा इंसाना नहीं है, सारे नोट्स को अच्छा से लिख लेना है, ताकि हम अच्छे से है ना आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकें, ठीक है। लिखा हुआ अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं, तो पदार्थों के कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे ही अंतराण्विक स्थान कहते हैं, है ना। यानी पदार्थों के कणों के बीच जो स्थान होता है रिक्त, उसी को अंतराण्विक स्थान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है क्या कि ठोस में अंतराण्विक स्थान कम होता है। पूछता है कि क्या ठोस में अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो हम यहाँ कम बोलेंगे। कम इसलिए बोलेंगे क्योंकि जैसे ये ठोस आप देख रहे हैं, चौक देख रहे हैं, तो चौक के भीतर आपको कोई खाली स्थान नज़र आ रहा है भीतर ना, तो इसके खाली स्थान नहीं आएगा, क्योंकि इसके अणु जो है इसमें आकर्षण बल अधिक होते हैं, इसके अणु काफ़ी नज़दीक होते हैं, मतलब पूरा सटा हुआ रहता है चौक, मतलब पूरा कण जो है इसका ठोस होता है, तो इसके भीतर कहाँ से रिक्त स्थान नजर आएगा, इसलिए इसके भीतर रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, ठीक है। तब देखेंगे नोट, देखेंगे यहाँ नोट में देखेंगे तीसरा, घड़ा गैस में अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन कि ठोस में अंतराण्विक स्थान कम होता है, दूसरा द्रव में जो है वो अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, मतलब स्थान जो है ना रिक्त स्थान बहुत अधिक होते हैं, और गैस में भी जो है वो अंतराण्विक स्थान जो होता है वो ज़्यादा होता है। अंतराण्विक स्थान का मतलब होता है खाली स्थान, यानी गैस में तो खाली स्थान ज़्यादा होता है, तभी तो गैस चारों तरफ जो है वो क्या होते हैं, हवा में चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, अगला नोट्स की ओर चलते हैं। अगला नोट्स में देखेंगे कि अंतराण्विक आकर्षण बल, तो इसको आप समझेंगे, किसी को हंसाना नहीं है,
समझना है। नहीं समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही 50 में 50 आप टिक नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें समझ सकते हैं कि ठोस में जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी अंतरान्विक आकर्षण बल जो होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ना। द्रव में जो है वह ठोस से कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ समझेंगे अंतरान्विक का स्थान समझेंगे। तो यहाँ ठोस में जो है वो बहुत कम होता है, द्रव में भी जो है वो ठोस से ज़्यादा, यानी ठोस से ज़्यादा और गैस से कम होता है, ठीक ना। गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अंतरान्विक स्थान का मतलब होता है रिक्त स्थान भरा हुआ, ठीक, मतलब रिक्त स्थान यानी खाली स्थान, ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5 में है, यानी 5 में 5 है ना। अब ये 5 का नोट्स क्या बता रहा है, 55 नंबर बता रहा है कि समपीड़ीय किससे कहते हैं, ये भी आपको समझना है। समपीड़ीय का मतलब क्या होता है, बहुत जगह समपीड़ीय लिखा हुआ है। तो जो वस्तु दबाने पर दब जाए उसे समपीड़ीय कहते हैं। क्या कहते हैं, समपीड़ीय का मतलब जो वस्तु दबाने पर दब जाए उसे समपीड़ीय कहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, है ना, जैसे आपको बताना, जैसे समपीड़ीय का मतलब समझ सकते हैं। जैसे कागज़ को देखिए, इसको हम दबा रहे हैं, देखिए दब जा रहा है ना। तो ये क्या है ना, कागज़ में जो है वो समपीड़ीय क्या है, यानी दब जा रहा है ना। तो देख सकते हैं कि समपीड़ीय का मतलब क्या होता है, जो वस्तु दबाने पर दब जा गया उसको समपीड़ीय कहते हैं। और जो वस्तु जो है दबाने पर नहीं दबता है उसे क्या कहते हैं, असंपीड़ीय कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चौक को देखिए, चौक को अगर हम दबाते तो दबेगा, नहीं दबेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, चौक क्या हुआ, असंपीड़ीय हुआ, समझ गए। अब यहाँ बात किया जाए ठोस में है ना, ठोस क्या हुआ, असंपीड़ीय है क्योंकि ठोस नहीं दबता है। द्रव भी जो है वो असंपीड़ीय है चूँकि ये नहीं दबता है, मतलब इसमें बहुत कम होती है। और गैस संपीड़ीय है ना, गैस को दबाने पर ये पूरी तरह दब जाता है, जैसे बैलून को दबाएंगे तो दब जाएगा, ठीक है। तो आशा करते विद्यार्थी कि हम जो नोट्स बता रहे हैं आप समझ गए होंगे, इससे समझते जाइए, ताकि फिर हम आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे और देखिएगा आपको 50 में 50 नंबर आपको जरूर आएगा। अब जानेंगे बहाव का गुण। तो जो पानी की सतह पर बह जाता है, बहाव का मतलब क्या आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक नहीं लगा पाएंगे और 500 में जो है वो 490 नंबर नहीं ला सकते हैं। क्योंकि टॉपर वाले विद्यार्थी जो होते हैं, टॉपर वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो शुरू से ही मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं ना। और आगे चलकर क्लास 10 में भी जो है वो 10th में भी जो है वो 500 में 490 नंबर लाकर वो बिहार टॉपर बनते हैं, ठीक ना। 500 में 490 नंबर, 492 नंबर, 98 नंबर लाते हैं, ठीक है। तो देखिए वो कैसे पढ़ते हैं, एक वर्ड को अच्छा समझते हैं, ठीक ना। जिस तरह देखिए आप उस कॉपी में लिखा हुआ है बहाव का गुण। अब बहाव का गुण क्या होता है, तो जो पानी की सतह पर बह जाता है, जो पानी की सतह पर बह जाता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं बहाव। बहाव मतलब बहना। जैसे ठोस देखते हैं, अब देख सकते हैं ठोस में बहाव नहीं होता है, ठोस में बहाव नहीं होता। आप देख सकते हैं, देखिए ठोस आपके सामने चौक है, ये क्या बह रहा है, चारों तरफ चितर रहा है, नहीं, क्योंकि ठोस में जो बहाव का गुण नहीं होता है, ठीक ना। द्रव में भी देखा जाए तो इसमें बहाव होता है और गैस में भी बहाव होता है, ठीक है। अब समझेंगे विसरण। विसरण आपके लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है समझना। विसरण क्या होता है, तो विसरण का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ मिल जाए, यानी जो एक दूसरे के साथ मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं ना। विसरण बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें बच्चा नहीं समझ पाते हैं, इसी कारण वो गलत टिक लगा लेते हैं। तो विसरण को तो समझ सकते हैं कि जो एक दूसरे के साथ मिल जाता है उसे विसरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ठोस में विसरण का गुण नहीं होता है ना। ठोस में विसरण का गुण नहीं होता, द्रव में विसरण का गुण होता है और गैस में विसरण का गुण होता है। आप देख सकते हैं ये चौक है और ये भी एक तरह की पेंसिल क्या है, दोनों आपस में मिल गया, नहीं मिल गया, है ना, इसलिए इसमें विसरण का गुण नहीं होता है। लेकिन पानी की बात किया जाए, पानी में कोई अगर दूध डाल दे या तेल डाल दे तो क्या आपस में मिल जाता है ना। तो इसमें द्रव में विसरण का गुण होता है, गैस भी उसी तरह होता है। गैस में भी अगर कोई और गैस छोड़ दें, O2 के साथ CO2 मिला दे तो दोनों मिल जाते हैं, तो इस तरह गैस में भी विसरण का गुण होता है, ठीक है। अब जानेंगे 7 में क्या कर रहा है, 7 में क्या रहा है, कण की स्थिति, जो स्थिति हो। ठोस जो है वो स्थित होता है, द्रव गतिशील होता है और गैस सबसे ज़्यादा गतिशील होता है। तो स्थिति बता रहा है, स्थिति का मतलब आप देख सकते हैं कि ठोस स्थित होता है। चौक देखिए, चौक को देखिए, ये चौक स्थित है ना, ये बह नहीं रहा है, लेकिन पानी रहता है तो वो क्या रहता है, गतिशील होता है। गतिशील का मतलब पानी यहाँ गिराइए, यहाँ से बहकर यहाँ चला जाता है ना। और गैस भी उसी तरह है, गैस जब ऊपर निकलता है ना, तो चारों तरफ फैल जाता है ना। तो गैस में भी ये जो है ना,
कण की जो स्थिति होती है मतलब ज़्यादा होती है, ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कह रहा क्या, ठोस को द्रव में बदलना, यानी ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो द्रवनाक कहलाता है। यानी जब ठोस जब है तो कोई द्रव में बदलता है, जैसे एक बर्फ़ रख लीजिए, कोई बर्फ़ का टुकड़ा को क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म करने पर वो पानी बदल जाता है ना। तो जो ठोस को द्रव में जो बदलता है तो वो क्या कहलाता है, द्रवनाक कहलाता है, ठीक है। और द्रव को गैस बदलना, यानी पानी जब गैस में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जब किसी कटोरा में पानी को हम गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो गैस में बदल जाता है ना, यानी पानी से क्या बन गया, गैस। तो द्रव को गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठोस को गैस में बदलना, यानी ठोस को गैस में बदलना क्या कहलाता है, उद्भवपातन कहलाता है, या उच्चन भी कहलाता है ना। तो ठोस को गैस में बदलना क्या कहलाता है, उद्भवपातन कहलाता है। जैसे आप कपूर देखे होंगे, जब हम कपूर को क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो गैस में बदल जाता है ना। तो ये क्या कला है, उद्भवपातन कला है ना। इसको याद करिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद द्रवनाक चलते हैं। द्रवनाक किसे कहते हैं, तो किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है, यानी ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलता है तो उसे हम द्रवनाक कहते हैं। समझिए कि द्रवनाक मतलब द्रव यानी पानी के रूप में बदलना, ठीक है। वाष्पन किसे कहते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्पन किसे कहते हैं, भी आपको समझना है कि द्रव को, है ना, यानी द्रव इस तरह लिखा हुआ है, द्रव को गर्म करने पर वो, है ना, गैस में बदल जाता है। यानी द्रव को गर्म करने पर, है ना, गैस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है। समझिएगा, जैसे पानी को गर्म करते हैं हम गैस पर तो क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, यानी गैस बदल जाता है, तो इसी को हम वाष्पन कहते हैं। यानी द्रव को गर्म करने पर गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। उसी तरह हम संघनन को भी समझेंगे। संघनन क्या है, तो गैस को ठंडा करने पर द्रव में बदल जाता है, इसे हम संघनन कहते हैं। यानी गैस को जब ठंडा करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। जैसे वर्षा का होना, जो वर्षा होती है तो आप देखते होंगे कि वर्षा कैसे होती है, तो वर्षा जो है वो संघनन क्रिया के कारण होती है ना। पानी जो है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म होकर गैस बन जाता है, और गैस जब ऊपर जाती है तो ठंडा होकर क्या कहती है, पानी के रूप में धरती पर गिरता है, इसी को कहते हैं संघनन, ठीक है। अब चलेंगे उद्भवपातन किसे कहते हैं, इसको भी समझेंगे, है ना। तो वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, यानी वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, और ठंडा करने पर वो क्या हो जाता है, फिर गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है, उसे हम उद्भवपातन कहते हैं। यानी उद्भवपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस को गर्म करने पर गैस में बदलना क्या कहलाता है, इसको, है ना, बोल सकते हैं उद्भवपातन कहते हैं। जैसे कपूर को गर्म करने पर वो क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चे, ये 15 नंबर का क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है ना, तो ये आप खुद लिख सकते हैं। वाष्पन और क्वथनांक, तब तो समझिएगा कि वाष्पन का मतलब होता है वाष्प बनना, यानी द्रव को गर्म करने पर जो वाष्प बनता है उसको वाष्पन कहते हैं, और क्वथनांक का मतलब होता है खौलना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर है, तो लिख सकते हैं पहला इसका अंतर है कि वाष्पन हर एक ताप पर होता है, सभी ताप पर होता है, और क्वथनांक के लिए तापमान निश्चित होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पानी को तो हम कम गैस पर, मतलब ज़्यादा गैस पर भी गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा ही, लेकिन क्वथनांक यानी जल को खौलाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक निश्चित तापमान होता है, यानी 100 डिग्री। आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी खौलता है ना, तो इसके लिए एक निश्चित तापमान होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस अगर किसी को तापमान हो जाता है तो वो क्या होता है ना, ऑटोमेटिक खौलने लगता है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर है, इसको अपना कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा। दूसरा अंतर प्यारे बच्चे कि वाष्पन की क्रिया पानी की ऊपरी सतह से होती है। जब भाप बनता है, आप देखे होंगे कि जब कटोरी में जो पानी होती है ना, कटोरी में जो पानी रखा रहता है ना,
तो ये जो भाप बनती है ना, तो भाप जो बनती है वो पानी की ऊपरी सतह से होती है ना, पानी की ऊपरी सतह से ही जो है वो क्या होती है, वाष्पन होती है, यानी भाप बनती है, ठीक है ना। और वही बात किया जाए क्वथनाक में, तो क्वथनाक पूरे द्रव में होती है, यानी क्वथनाक का मतलब खोलना। तो जब भी पानी खोलता है ना, कटोरी में देखा जाए तो पूरा नीचे से पानी खोलता है ना, नीचे से ऊपर तक खोलता है, यानी पूरे द्रव में होता है, यानी पूरा सतह पर होता है, ठीक ना। ठीक है। और तीसरा आंसर है कि वाष्पन की प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। तो आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ में वाष्पन होती है तो वो चीज़ ठंडक उत्पन्न करता है। जैसे आपको पता है, जैसे सुराही में है ना, सुराही आप देखे होंगे, सुराही में रखा हुआ पानी है ना, उसके छिद्र से क्या होता है, वाष्पन जब निकलती है, भाप निकलती है, तो क्या होता है, सुराही का पानी ठंडा होता है ना। और यहाँ देख सकते हैं क्वथनाक की प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि क्वथनाक का मतलब उबलना, तो कोई चीज़ उबलेगा तो थोड़ी ठंडक होगा, और तो वो गर्मी हो जाएगा, हीट हो जाएगा, है ना, इसलिए इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती। तो ये दोनों जो है, ये दोनों को अच्छा से अंतर याद कर लें, एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट में देख सकते हैं, नोट है 100 डिग्री पर पानी क्या होता है, खौलता है। पानी कितने डिग्री पर खौलता है, तो 100 डिग्री पर खौलता है, तो इसे भी आप याद करें, ठीक है। चलो देखते हैं दोस्तों, अब ठोस किसे कहते हैं। हमको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। आकार तो समझ ही गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर चौक, तो चौक का जो आकार है, ये आकार इसी तरह का रहेगा, ये बदलेगा नहीं। भले इसको मारेंगे पीटेंगे तभी ये टूट जाएगा, लेकिन इसका आकार जो है वो बदल नहीं सकते, इसका आकार इसी तरह रहता है। और दूसरा जो इसमें लिखा हुआ आयतन, आयतन का मतलब ये क्या होता है, जगह छेकना, यानी जहाँ रखेंगे ये अपना जगह उतना आयतन बना लेगा, अपना छेक लेगा, है ना। तो इस तरह कह सकते हैं मेरे विद्यार्थियों कि ठोस में जो है वो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ना, तो उसे हम ठोस कहते हैं। कभी कभी ठोस, द्रव, गैस में भी अंतर आता है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं किताब, कुर्सी इत्यादि हो गया। अब द्रव की बात किया जाए तो द्रव किसे कहते हैं, तो इसी का ठीक उल्टा लिख देंगे कि वो पदार्थ जिसका आकार जो है वो अनिश्चित हो, आकार जो होता है क्या, वो अनिश्चित हो, है ना, आकार जो है वो अनिश्चित हो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बच्चों को लिखने में गलत हो गया होगा, है ना, ठीक है ना। तो वो पदार्थ जिसका आकार क्या हो, अनिश्चित हो, तथा आयतन क्या हो, निश्चित होता है ना। यानी आकार जो अनिश्चित हो, मतलब आकार जो है उसका एक जैसा नहीं रहता। आप जैसे देखते हैं कि पानी का आकार एक जैसा रहता है, नहीं रहता है ना। दूध, तेल का आकार रहता है, नहीं, वो पिघला हुआ रहता है, जैसे में तैसे अपना मतलब बन जाता है। तो उसका आकार निश्चित नहीं होता, पर लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब उसे जिस बर्तन में रखेंगे ना, तो वो अपना जगह इतना बना लेता है ना, इसलिए उसमें निश्चित होता है, ठीक है। उसे द्रव कहते हैं, ठीक है, जैसे पानी, तेल इत्यादि। अब गैस की बात किया जाए, है ना, तो गैस देख सकते हैं, गैस क्या होता है, गैस किसे कहते हैं, तो वो पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, मतलब ना तो उसका आकार होता है ना ही उसका आयतन होता है, उसका दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो हम गैस लेते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है, इसका कोई आकार होता है नहीं, इसका कोई आयतन होता है, वो चारों तरफ फैल जाता है, इसका आकार आयतन नहीं होता है, ठीक है। अब देखेंगे द्रव का गुप्त ऊष्मा क्या होता है। तो कहा जाता है 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने में जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, द्रव का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी 1 किलो ठोस किसी वस्तु है, मान लो कोई ठोस है, उसको हम द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा लगाते हैं उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो 1 केजी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है दाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, इसे नोट कर लीजिए, ये बार एग्जाम में पूछा जाता है ना कि दाब किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्रति एकांक, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं ना, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि दाब का ऐसा है मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। अगर मात्रक पूछे तो हम जरूर बोलेंगे कि दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। अगर दाब का सूत्र पूछेगा तो हम बता सकते हैं इसका सूत्र होता है
बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब बात किया जाए वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो वायु के द्वारा, है ना, वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु के द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक ना, एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, तो 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। ठीक ना, अब बात किया जाए पदार्थ की अवस्था, तो आपको पता चले कि पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं, तो आपको पता है कि पदार्थ की 5 अवस्था होते हैं। इसमें से पहला अवस्था ठोस होता है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। 3 अवस्था तो सुने होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाए वैज्ञानिक के तौर पर तो पदार्थ का 5 अवस्था होते हैं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा, और 5वां होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक ना, तो ये 5 अवस्था होते हैं। 5 अवस्था कौन कौन है, तो चलते हैं पहला अवस्था की बात किया जाए। तो पहला अवस्था जो होता है प्लाज्मा, क्या है जानेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, तो गैस को गर्म करने पर प्लाज्मा बनता है। नहीं का मतलब कि ठोस तो समझ ही गए हैं, ठोस जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव भी समझ ही गए जिसका आकार निश्चित नहीं होता है पर आयतन निश्चित होता है। गैस का तो दोनों निश्चित नहीं होता है। ये प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा कहा जाता है कि गैस को गर्म करने पर, यानी गैस को गर्म करने पर जो बनती है उसे हम प्लाज्मा बनता है। जैसे हम जानते हैं कि आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में जो सूर्य और तारे हैं, इन सब का भी निर्माण जो है वो प्लाज्मा से हुआ है ना। तो प्लाज्मा के कारण ही जो है वो गैस, सूर्य और तारे का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का, है ना। तो ये क्या होता है 5वां अवस्था, तो कह रहा है क्या, तो 5वां अवस्था क्या होता है, तो कह रहा है ठोस को बहुत अधिक ठंडा करने पर पदार्थ का 5वां अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त होता है। जो ठोस को जब बहुत अधिक ठंडा करने पर, जब ठोस को बहुत अधिक ठंडा करेंगे तो जो हमको 5वां अवस्था प्राप्त होगा वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। ठीक है, का ये पार्ट 1 का केमिस्ट्री हमारे परिवेश का पदार्थ का नोट समाप्त हुआ। अब इसका प्रश्न उत्तर और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दूसरा चैप्टर में कराएंगे, जो आप देखिएगा। इसी में लिंक डाला होगा, लिंक के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन कौन प्रश्न उत्तर आएंगे और कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप पूरी अच्छी तरह से नोट्स बना लेते हैं तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, अगला पार्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में चलेंगे। और उसमें देखिएगा पार्ट 1 का जो हमारे परिवेश का पदार्थ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसमें से 50 में 50 आप टिक लगा दीजिएगा। तो हम पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा जो है हम, है ना, पूरा हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप 50 में 50 नंबर ला सकते हैं, है ना। तो इसके सारे नोट्स को अच्छा से लिख लें। तो चलते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे अगला वीडियो में।